मैंने देखा यूपीएससी में बच्चे टूट जाते हैं। बिहार में भी बच्चे जो है लंबे समय तक तैयारी करते हुए बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको अगर टेंशन होती है एग्जाम की तो आप पढ़ रहे हैं, ये जो है ना इसको निगेटिविटी के तौर पे ना ले। सबसे पहली बात, आपने अपनी तैयारी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट में कितना वेटेज दिया था? जब रैंक फर्स्ट जब आपकी आई तो क्या ये पहले से अंदाजा था? मुझे मतलब आशा थी कि मैं टॉप 100 या टॉप 50 में आ सकता हूँ। मैंने इंटरव्यू बोर्ड को बहुत बार डिसएग्री किया। हिंदी मीडियम वाले ना उसको अपना जिंदगी बना लेते हैं। अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट का एक गेम बहुत बड़ा है। आपने अपनी तैयारी के दौरान में इन विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे बनाया? जब 67 का जो वो पेपर लीक हो गया था, उस टाइम पे मैंने देखा कि साइंस में मेरे 10 सवाल 10 सवाल गलत हो गए। तो मुझे लगा नहीं, ये मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, इसकी वजह से हुआ। तो इसमें बच्चा पहले प्री पढ़ता है, कहता है यार प्री निकल जाएगा तो मेंस की देखेंगे। लेकिन लिखित परीक्षा को आपने अपनी जर्नी में कैसा महत्व दिया और कब से शुरू कर दिया? हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार में। मैं दीपक सिंह। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले खास मेहमान, जिन्होंने 69th बीपीएससी परीक्षा में पहली रैंक प्राप्त करके और सीतामढ़ी जिले का नाम रोशन किया है। बिहार लोक सेवा हमेशा से माना जाता है कि हमेशा बहुत ही टफ एग्जाम रहा है, लेकिन इसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त करके उज्जवल कुमार जी ने कहीं ना कहीं सीतामढ़ी जिले का नाम रोशन किया है। तो आज वो हमारे साथ है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है उत्कर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी उज्जवल जी, आज हम लोग चाहते हैं कि उत्कर्ष के माध्यम से आपके द्वारा बच्चों को एक गाइडेंस मिल सके। जैसे कि अगर बीपीएससी परीक्षा की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से आपका रैंक 1 जो है ये एक मानक स्थापित करता है कि आपके द्वारा जो भी बातें बोली जाएंगी बच्चे उससे सीरियस लेंगे और एक लगातार उस बातों को सीरियस लेते हुए उस मार्ग पे अपनी बीपीएससी की तैयारी जो है वो जारी रखेंगे। तो उत्कर्ष जी, मैं सबसे पहले तो एक पहली शुरुआत जो है कुछ ऐसे शब्द से करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब रैंक फर्स्ट जब आपकी आई तो क्या ये पहले से अंदाजा था या अचानक से ये चीज जो है काफी शॉक कर गई आपको? बताएं। नहीं, पहले से मतलब ऐसा शॉकिंग नहीं था, लेकिन मुझे मतलब आशा थी कि मैं टॉप 100 या टॉप 50 में आ सकता हूँ। क्योंकि मेरा मेंस काफी अच्छा गया था और इंटरव्यूज के बारे में मेरा ऐसा था कि या तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर वो मेरे से एग्री करते होंगे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू बोर्ड को बहुत बार डिसएग्री किया। तो मुझे लगा कि अगर वो ये देखते हैं कि डिसएग्री होने के बावजूद ये कैसा कैंडिडेट है, तो वो मुझे अच्छे मार्क्स देंगे। लेकिन अगर उनके बातों से मैं डिसएग्री कर गया हूँ तो क्या पता मुझे बहुत खराब मार्क्स भी मिले। तो इंटरव्यू का थोड़ा को लेकर थोड़ी आशंका थी, लेकिन मुझे लगता था कि टॉप 100 में तो रैंक आनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि जैसे कि आत्मविश्वास हो तो सफलता जो है करीब होती है। वो आत्मविश्वास आप में देखने को मिला भी है। तो उज्जवल जी, मैं आपसे एक अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है, इस बारे में मैं पूछना चाहता हूं। जैसा कि आपको भी मालूम है और सभी को कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का मैं लगातार पिछले 11 वर्ष से यूपीएससी में पढ़ा रहा हूं। मैंने देखा है कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम का एक डिबेट चलता है कि यूपीएससी में हिंदी की सफलता के चांस बहुत कम है। लेकिन आपने जो बीपीएससी में कर दिखाया है, तो आप बच्चों को बताना चाहेंगे जो बच्चे सोचते हैं कि हिंदी माध्यम से तैयारी करें या इंग्लिश से, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के होके जबरदस्ती इंग्लिश माध्यम में तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि माध्यम क्या होना चाहिए, किस प्रकार से? देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरे पास भी ये दुविधा थी कि मैं किस माध्यम को चूज करूं। क्योंकि एक तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, तो मेरे पास एक इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा बेस भी था। दूसरी बात, मेरे पास जो है ना बचपन से मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी रही है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करता था हमेशा से। टीचर्स भी क्लास में तारीफ करते थे स्टार्टिंग से ही स्कूल्स में कि नहीं आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मैं इस माध्यम को लेकर ना बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन ये दुविधा आती है मन में जब आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखते हो कि जो है जो इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट हो रहा है, हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे मन में कई बार आया कि क्या इंग्लिश मीडियम ही रखूं। लेकिन मैंने आफ्टर ऑल देखा कि क्या मैं अपना यूपीएससी के लिए चूंकि स्टार्ट किया था, तो क्या मैं अपना एस से जो हिंदी माध्यम में जैसा लिख सकता हूँ इंग्लिश माध्यम में कभी नहीं लिख सकता। इसके अलावा जो है मैं अपना मेंस राइटिंग का जो सवाल है, जो मैं एक्सप्रेशन दे सकता हूँ हिंदी में, वो इंग्लिश में कभी नहीं दे सकता। तो ये आप पे डिपेंड करता है एक तरीके से कि आप अपने जो है मजबूती को पहचाने कि आपके अंदर क्या जो है
अच्छा है, ये आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। जो आप अपने आप को पहचाने, आप दो आंसर लिखे, एक हिंदी में लिखे, एक इंग्लिश में लिखे, और आपको पता चल जाएगा कि आपने किस में बेटर एक्सप्रेशन दिया है। अगर आपको लगता है कि हिंदी माध्यम में जो है आपने जो है अच्छा लिखा है, तो आप जो है अपने जो है पॉजिटिव्स पे एग्जाम दे। मीडियम का रिजल्ट कभी भी चेंज हो सकता है, जैसा कि इस बार देखने को मिला है। हो सकता है कि अगली बार यूपीएससी में कोई और, या फिर मैं या मेरा कोई दोस्त हिंदी माध्यम से जो है यूपीएससी में एक अच्छी रैंक हासिल करे। तो ये जो है ना, ये जो मिथ है थोड़ा बहुत जो लगता था, ये धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं अपने रिजल्ट से ज्यादा इस बात के लिए खुशी है कि हिंदी माध्यम से किसी की पहली रैंक आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा उज्जवल जी आपने। ये आपने जो एक रैंक 1 प्राप्त करके हिंदी माध्यम से, इसे हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन रहा है। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं उत्कर्ष परिवार की तरफ से कि आप यूपीएससी में इसी प्रकार से हिंदी माध्यम में एक अच्छा रैंक ला पाए। तो चलिए, हिंदी माध्यम में बच्चों को बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि उज्जवल जी की बातों को अगर हम थोड़ा संक्षिप्त करें, तो आपका एक्सप्रेशन किस माध्यम में है वो बहुत मैटर करता है। आपका एक्सप्रेशन जिसमें होगा, जिसमें आप अच्छा एक्सप्रेस करके लिख पाए, वो माध्यम आपके द्वारा चुना जाना चाहिए। उज्जवल जी, अब एक अगला प्रश्न है जो बच्चों के मन में बहुत ही डाउट रहता है कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो खैर यूपीएससी की पहले तैयारी की आपने, लेकिन बच्चों का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो क्या मैटर करता है कि अच्छा कॉलेज होना चाहिए। आपका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अच्छा कॉलेज होना चाहिए या जरूरी है, या फिर हम किस प्रकार से इसको देखते हैं कि बैकग्राउंड सच में बीपीएससी में मैटर करेगा, या बच्चा अगर कठिन परिश्रम से और एक स्मार्ट वर्क के साथ में, डेडिकेशन के साथ में काम करे तो वह काफी आसान होगा। बताएं उज्जवल जी। अ, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से रहा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि रहा है, जहाँ आपको जी बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते, ना अच्छे, बहुत अच्छे ना स्कूल्स मिलते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। वो सब जो है आपके पास एक कमी रहती है, ना आपको अवेयरनेस होती है कि आपके पास किस किस फील्ड के करियर ऑप्शंस है। तो आपको जो है ना एक बेसिक से, और मेरे ने बिहार में मैक्सिमम बच्चों की जो है ना यही स्थिति है कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं, और उनके सामने ना ये जटिलताएं हैं, ये समस्याएं हैं, जो मेरे साथ भी थी। मैं कोई अलग नहीं था। तो लेकिन मैंने जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग आपको क्या देता है? ऐसा तो है नहीं कि वो बीपीएससी में कोई सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प कर देता है। तो ऐसा इंजीनियरिंग आखिर आपको देता क्या है, ये मैंने समझने की कोशिश की कि इंजीनियरिंग के लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये बात आर्ट्स के स्टूडेंट को या उनको भी जो बीएससी साइंस या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ये समझनी चाहिए कि वो ना अपने अंदर जो है ना एक चीज डेवलप कर लेते हैं। वो है कि वो इस चीज को इस टारगेट के साथ खत्म कर देंगे। जैसे इंजीनियरिंग में आप लास्ट नाइट पे भी अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता होता है कि नहीं, एक नाइट में ही मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। तो ये जो जो डेडिकेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ बैकग्राउंड इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी भी सही बात। जो बैकग्राउंड से, आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, आपने जो है ना अगर ये डेडिकेशन अपने अंदर जो है विकसित कर लिया कि हाँ मैं जो है ना ये खत्म कर दूंगा, तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है ये कि जैसे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, यहाँ जो कॉलेज लाइफ है वो उतनी वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप जैसे बहुत सारे बच्चे 11th 12th से ही कोचिंग करने लगते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, थोड़ा सा उनको स्कूलिंग करना चाहिए, थोड़ा सा ना उनको जो है डिफरेंट टाइप के मतलब बहुत लिमिटेड होके नहीं रहना चाहिए, अपने दोस्तों से बात करना चाहिए, उनसे डिस्कशंस करना चाहिए। इससे ना आपका जो माइंड है वो काफी ब्रॉड होता है। फिर आप एक साल के लिए अगर कोचिंग भी करना चाहते हो तो आप एक साल के लिए करें, 1.5 साल के लिए करें, लेकिन इससे ज्यादा जो है ना आपको जरूरत नहीं है। मतलब कि नहीं, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल सही चाहें कह रहे हैं। कि आप जी जी जी, पाँच बताएं छह बताएं। साल सिर्फ इसी फील्ड में सिर्फ कोचिंग को दे रहे हैं, तो फिर जो है आपका माइंड बहुत लिमिटेड हो जाएगा, आप खुद के लिए नहीं सोच पाएंगे। तो ये एक मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप कोचिंग कर भी लिए या कर रहे हैं, तो अब एक बार कर ले, ठीक है, फिर उनसे अच्छे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अच्छे टीचर्स भी है, ठीक है, तो उससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो फिर धीरे धीरे जो है आप वो कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो आप उससे भी करें। यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। जी जी जी, सही बताया उज्जवल जी आपने। एक तो परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा बच्चों को कि देखो भाई, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप अपने आप को ब्रॉड थिंकिंग में लेकर आओ, खुला सोचो,
ठीक है, जितना एक्सप्रेशन होगा उतना काम आपका जो है बीपीएससी में और यूपीएससी के एग्जाम में बनेगा, सिविल सर्विस में। अच्छा उज्जवल जी, जैसे आपने बताया कि स्कूलिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आती है कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप एनसीईआरटी पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि सच बताया तो एनसीईआरटी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे जो है एनसीईआरटी पे फोकस ना करके सीधे कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं, और एनसीईआरटी में बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो इस भंवर में फंस के रह जाते हैं। तो जरा एक बार एनसीईआरटी वाली बात बताइएगा कि एनसीईआरटी, आपकी सफलता में एनसीईआरटी का योगदान किस प्रकार से रहा? जी। मैंने जो मेरा जो बेस है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से बना है। मुझे भी कुछ टाइम पे लगा, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे लगा साइंस जो है मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है इसमें। लेकिन ये सब ना एक मिथ है। अगर आप जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ते ना, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी मिस कर जाते हो जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब 67 का जो वो पेपर लीक हो गया था, उस टाइम पे मैंने ये जब मेरे मार्क्स आ रहे थे तो मैंने देखा कि साइंस में मेरे 10 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल गलत हो गए हैं। तो मुझे लगा नहीं, ये मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, इसकी वजह से हुआ है। फिर मैंने दोबारा से जाके साइंस की एनसीईआरटी 2-3 बार रिवाइज किया, 6 से 10 तक की, और मैंने उस गलती को रेक्टिफाई किया। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनसे। ज्योग्राफी में तो अगर आप कोई बुक ना भी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ो, तब भी आपका काम हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा समझना थोड़ा जटिल है। जैसे कि 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, बहुत लोगों को नहीं समझ आती है, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते एनसीईआरटी। उसकी जगह पे आप, ये नहीं है कि आप दूसरी बुक पढ़ लो, आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स पहले फॉलो कर लिया, ये नहीं होता है। मतलब कुछ कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, और वो काफी आपका बेस से लेके आपको काफी एक स्टैंडर्ड तक ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि 11th क्लास की ज्योग्राफी जो है उसमें कुछ चैप्टर बहुत ही जटिल हैं, जैसे लैंड फॉर्मेशन वगैरह के हुए। तो हम लोग भी सजेस्ट करते हैं बच्चों की भाई ये टॉपिक जो है एक बार जीसी लियोंग से आप पढ़ लें तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन मिक्स करके चले, क्योंकि एनसीईआरटी जो आधार देगा वो आधार आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। जी हाँ। तो उज्जवल जी देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, अब आते हैं थोड़ा सब्जेक्ट पे। आपका मार्गदर्शन चाहेंगे, उत्कर्ष से जुड़े जितने भी बच्चे हैं वो चाहेंगे कि आप एक मार्गदर्शन दे कि अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट का एक गेम बहुत बड़ा है। जैसे कुछ बच्चे ज्योग्राफी इकोनॉमी को थोड़ा साइड लेके चलते हैं, हिस्ट्री को और आपका साइंस जो सब्जेक्ट हुआ उसको वेटेज ज्यादा देते हैं। आपने अपनी तैयारी के दौरान में इन विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे बनाए रखा? जी। एक तो सबसे पहले आपको जब तैयारी आप प्रीलिम्स की शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर एक पैटर्न देखना चाहिए, जो बहुत इजीली अवेलेबल, आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुके हैं। तो आप वहां से जाइए, 5 ईयर का ट्रेंड देखिए। 5 ईयर, 6 ईयर का अगर आपको ट्रेंड पता चल गया, तो आप वहां से देख पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जैसे अगर 150 क्वेश्चन में अगर आपके 25 to 30 मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आ रहे हैं, यानी 1/5 टाइम हो गया एक तरीके से। तो अपने टाइम का आप 1/5 जो है आप उस पर खर्च करें सबसे पहले। तो ये सबसे बहुत जरूरी है कि आप जो है रेशियो में खर्च करें। इसके अलावा जो है पॉलिटी, जब आप पढ़ते हैं तो प्री में तो 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में पूरा वेटेज है उसका। तो आप मेंस को भी देखें जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो कि क्या इसका रोल मेंस में रहने वाला है। तो अगर मेंस में अगर रहने वाला है, तो उस हिसाब से पहले जो मेंस के चैप्टर है, मतलब जब मेंस के चैप्टर पढ़े जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जुडिशियरी पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, या फिर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स पे आप जो है मेंस के हिसाब से एक प्रॉपर नोट्स भी बनाएं। तो इससे क्या होगा कि जो आप टाइम का जो बंटवारा है वो सही से कर पाएंगे। तीसरी बात जो है, साइंस का हो गया, एक अच्छा खासा वेटेज है। साइंस में आप रटने की कोशिश ना करें। पहले तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बनाएं। इवन लूसेंट जैसी बुक भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसकी जब लाइंस आप पढ़ते हैं, तो वो लाइन क्यों लिखी हुई है ये सोचे सबसे पहले, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये बोलूंगा कि कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, इवन साइंस में या किसी में, तो सबसे पहले एनसीईआरटीज के लिए जो है, आप अगर एनसीईआरटी के लिए जाते हैं, तो आप एनसीईआरटी से एक अच्छा बेसिक बना पाते हैं। मतलब एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि 68वीं बीपीएससी की अगर बात करें, 68 बीपीएससी की, 69 में तो साइंस एंड टेक भी ऐड हो गया है। 68 बीपीएससी की बात करें, जो एक पैटर्न है, मतलब 68 से जो है काफी चेंजेस आए हैं। जो आप
30 क्वेश्चन अगर साइंस के देखेंगे तो 29 जो है, 29 क्वेश्चन मैंने जो है खुद जो है उसको चेक किया है कि 29 क्वेश्चन का सोर्स 6 से 10 तक की एनसीईआरटी है। तो ये बहुत बड़ा जो है अंतर पैदा कर सकता है, मतलब किसी भी चीज के लिए एक तरीके से कह सकते हैं। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे प्रजामंडल आंदोलन सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो यस यस। हमें काफी अच्छी बुक्स में भी नहीं देखने को मिलता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है एनसीईआरटी आपको वो बेसिस देता है, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से लिए भी जा रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है उज्जवल जी। अब करंट अफेयर के बारे में बताएं कि करंट अफेयर की तैयारी आपने किस प्रकार की, और बच्चे किस प्रकार से करंट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डर रहता है, बच्चे पूरे साल लगे रहते हैं इसमें, और अंतिम समय तक, एग्जाम के दिन तक डर रहता है जब तक क्वेश्चन पेपर ना हो जाए कि करंट का क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा। जी करंट का जो है ना, अब जो चीज है काफी ब्रॉड है। मतलब आप एक सोर्स पे होकर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको मल्टीपल सोर्स, जो कुछ मैगजीन्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले क्या होता था, वन लाइनर्स आते थे तो हम वन लाइनर्स पढ़ लेते थे, लेकिन अब जो है ना कि सोर्सेज बदल गए। अब कुछ जो है ये पीआईबी से भी पूछने लग गए हैं, कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं से, और काफी जो है थोड़ा विस्तृत हो गया है करंट अफेयर का। तो अगर आप जैसे वन लाइनर जैसे करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अच्छे लिखे, जैसे एसपीडी हो गया, ठीक है, एसपीडी का है, या फिर जो उत्कर्ष की एक वो मंथली वाली आती है, ठीक है, जिसमें पीछे में एक 6 मंथ वाली आती है जिसमें 500 करंट अफेयर्स रहते हैं। तो एक जी जी। उसकी भी बात करना चाहूंगा, उसमें वो भी काफी आपको जो है, क्योंकि वो जो सर कराते हो काफी जो है अच्छे से कराते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस की वीडियो को सजेस्ट कर रखा उसमें, मतलब यूट्यूब बिल्कुल चैनल बिल्कुल बहुत पहले, मतलब बिल्कुल अभी की बात नहीं है। बिल्कुल। तो जो गौरव सर थे, मतलब गौरव सर है, उनकी जो वीडियोज है जो 6 मंथ की आती है, वो 67 के टाइम पे देखी थी। तो मतलब एक आप फैक्टर नहीं देख सकते, मतलब आप मल्टीपल फैक्टर, आप कभी प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं, कभी ई दृष्टि भी पढ़ते हैं, मतलब आप मल्टीपल फैक्टर को रेफर करते हैं। मैंने चूंकि न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ा है, तो एडिटोरियल डिस्कशंस के लिए जैसे मतलब मैंने वीडियो देखी है अलग अलग, कि द हिंदू एनालिसिस या फिर द, तो उस तरीके की आप वीडियोज भी करते हैं। तो आप हम्म। ओवरऑल ना एक अच्छा, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है, 30-35 क्वेश्चन का वेटेज है, प्लस बिल्कुल जब बिल्कुल। आप मेंस में आएंगे तो एक तो पूरा सेक्शन उसका है, ठीक है, एक पूरा राइट। सेक्शन उसका दिया हुआ है, लगभग 100-120 मार्क्स का। इसके अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमी में भी जो करंट अफेयर है, साइंस में जो करंट अफेयर, साइंस टेक में वो भी आते हैं। तो जब तक आप करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा। आप स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कर ले, और साथ साथ करंट अफेयर का जो ब्रॉड न्यूज सब वो भी करते रहे, साथ में वन लाइनर भी करते रहे, क्योंकि वन लाइनर आप पूरी तरह छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हम्म। आते हैं अभी भी, कम से कम 10 फैक्ट तो अभी भी जो है आते हैं, आते 10 हैं, 10 आपको फैक्ट आते हैं। मतलब के आपके हिसाब रहेंगे। से करंट अफेयर एक दैनिक जीवन का आधार होना चाहिए, दैनिक में चलता रहना चाहिए, स्किप ना करें उसको, दैनिक आधार पे जो है डेली प्रैक्टिस करते रहें, डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस को लेकर अच्छे से कंसेप्ट को प्रिपेयर करें, जहां से भी जो अच्छा कंसेप्ट मिल जाए उसे प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, उज्जवल जी, एक और क्वेश्चन जो है ये मेरे मन में, टीचर के मन में भी रहता है, बच्चों के मन में भी रहता है। नॉर्मली जब टीचर पढ़ाने जाता है बीपीएससी में, उसके मन में होता है कि फैक्ट पढ़ाएं कि कंसेप्ट पढ़ाएं। अभी भी मैं देखता हूं कि खासकर बीपीएससी या स्टेट पीसीएस, किसी भी राज्य की बात करें, बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमें केवल फैक्ट ही पढ़ना है, लेकिन क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा फैक्ट के साथ में। तो आपने अपनी तैयारी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट में कितना वेटेज दिया था तैयारी के दौरान? एक तो मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना जो है आपका क्लियर हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। कभी ना कभी आपको प्री में, मेंस में कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जैसे मैं पहले एग्जांपल दूंगा, फिर जो है पहले वो करूंगा कि मेंस के टाइम पे 69 के मेंस में मानसून पर एक क्वेश्चन पूछा गया। एक नहीं, हम्म मानसून पे एक पूरा क्वेश्चन था, बिहार मानसून पे एक क्वेश्चन था, इसके अलावा एक शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन, तो लगभग 84 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार मानसून से आए थे। और मैंने प्रीवियस 2 ईयर में मानसून पर कुछ भी, मतलब करंट अफेयर के अलावा, जो अल नीनो और ला नीना न्यूज में रहता है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक। लेकिन 2 साल पहले जो मैंने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से, जब आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना, तो आप 2 साल का, 10 साल बाद भी आपसे कोई पूछेगा
तो आप अच्छे से बता सकते अच्छे हो। से बता मेरे पाएंगे। मन में जिस टाइम मैंने मॉनसून पढ़ा था ना, उस टाइम मुझे मॉनसून समझ नहीं आता था। मैंने मल्टीपल सोर्सेज इसके लिए रेफर किया था, क्योंकि बहुत जटिल है ये चैप्टर। मतलब मैंने उसको समझने में ना बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन शायद वो फ्रूटफुल रहा, मतलब फ्यूचर में 69 बीपीएससी में, कि जो मैंने वो क्वेश्चन पढ़े, मैंने मल्टीपल मैप्स बनाए, मतलब 7-8 मैप्स बनाए। मैंने अच्छे से एक एक टॉपिक समझा। एनसीईआरटी भी बहुत उसमें वेग टाइप की है, मतलब कुछ भी कौन सी लाइन कहाँ जुड़ रही है कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने उस पे मल्टीपल सोर्सेज देखे कि क्या, किस किताब ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो इसके आधार पे मैंने ना एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना ली। तो ये मुझे काम आई, ये आपको लॉन्ग टर्म में काम देती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं बनने देती है। दूसरी बात की, जहां तक दोनों के बीच बैलेंस की बात है, आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जैसे आईएनसी का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो अगर आपको वो फैक्ट्स पता होंगे ना, जब पहले मैं भी आया था इस फील्ड में, मतलब यूपीएससी की फील्ड में, तो मुझे लगता था हिस्ट्री कि इज नथिंग बट द फैक्ट्स, कि फैक्ट के अलावा कुछ नहीं है। बट जब मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री में फैक्ट तो वो पूछते ही नहीं है, वो तो फैक्ट के अलावा कंसेप्ट, सब पूछ रहे हैं। ओवरऑल पूरा ठीक है, कंसेप्ट है। यस यस पूरा यस। कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल मैंने जो है वो फिर मैंने समझा कि बिपिन चंद्रा लोग क्यों कह रहे हैं पढ़ने के लिए, स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर फैक्ट के आधार पे होता तो कोई भी कर लेता, जब आप कॉन्सेप्ट करते तो आप गेस भी कर सकते। जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल की सही कह रहे हैं। एग्जांपल है, अभी एक जो है एक ने गाइडेंस के लिए फोन किया था मुझे, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया है कि जैसे चोल एक राजा है, ठीक है। तो कौन सा चोल राजा जिसने शिव मंदिर को ये सब तोड़ा। तो मैंने बोला ऑप्शंस बताओ, तो राज राज प्रथम ये सब बताया। मैंने जो प्रांतक ऑप्शन सुना, मैंने बोला कि नहीं, प्रांतक होना चाहिए। मुझे अभी हम्म ये नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रांतक ने ही ऐसे काम किए होंगे। तो मेरे पास एक हम्म कॉन्सेप्ट था कि नहीं, कि हम्म। चोल राजाओं में कौन, बाकी सबने तो मंदिर बनाए, तोड़ा बिल्कुल किसने बिल्कुल। होगा। तो एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है ना, तो आप फैक्ट को भी गेस कर सकते हैं। तो नहीं नहीं, ये सही कह रहे बात हैं, ना बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट। बिकम मोर इम्पोर्टेंट। सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। जैसे एक प्रश्न हमेशा रहता है कि गांधी जी ने खिलाफत को क्यों सपोर्ट किया। अब बहुत से लोग क्या है कि अगर फैक्ट पढ़ोगे कैसे सपोर्ट करो, तो लोग कैसे जान पाओगे। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि भाई खिलाफत को सपोर्ट करने के पीछे गांधी जी का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। गांधी जी ने भारत के आंदोलन को उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाके रख दिया। तो इस तरह की चीजें कंसेप्ट से ही क्लियर होंगी। और लॉन्ग टर्म, आपने बहुत सही कहा, ये बात बच्चों को याद रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब एक दो चीज याद रखिएगा उज्जवल जी की। एक तो कंसेप्ट क्लियर लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर नहीं बनने देगा। वरना फिर बाकी बच्चे जो फैक्ट के साथ जाते हैं केवल विदाउट कंसेप्ट, वो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत से क्वेश्चन गलत करके और बाहर निकल कर कहते हैं कि सर आता हुआ क्वेश्चन जो है हमसे गलत हो गया है। अच्छा उज्जवल जी, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा और समय लूंगा आपका, कि लिखित परीक्षा जो है उसकी तैयारी बच्चा जो है, आपने भी देखा होगा कि सिविल सेवा या फिर बीपीएससी कह लें, तो इसमें बच्चा पहले प्री प्री पढ़ता है, कहता है यार प्री निकल जाएगा तो मेंस की देखेंगे। लेकिन लिखित परीक्षा को आपने अपनी जर्नी में कैसा महत्व दिया और कब से शुरू कर दिया था? जी। मेंस को मैंने हमेशा से इम्पोर्टेंस दिया है, और मैं हमेशा से मैंने ऐसा किया था। पहले तो शुरू में करता था कि कुछ क्वेश्चंस डेली लिखता था, फिर अगर लगा कि टाइम नहीं बच रहा है, तो मैंने एक संडे पूरा दिया मेंस के लिए, कि नहीं संडे को ना मुझे ये 10 क्वेश्चन जो पूरे वीक के हैं ये लिखने हैं कैसे भी। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिखे हुए पड़े होंगे अभी भी, चूंकि मेरे नोट्स अभी भी दिल्ली में ही है मेरे फ्रेंड्स के पास, तो वहीं पे है सारे नोट। तो मैंने बहुत क्वेश्चन लिखा, इवन सिर्फ बीपीएससी का पीवाई क्यू नहीं लिखा, जैसे पॉलिटी में मैंने यूपीएससी का भी पीवाई क्यू लिखा, जो मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। और विद इन द टाइम लिमिट लिखा, जैसे उसमें 150 वो है, वर्ड लिमिट है, और आपको 7-8 मिनट लिख। तो मैंने अपनी टाइमिंग्स भी नोट की, मैंने स्टॉप वॉच लगा के लिखा वो, कि नहीं इसमें मुझे इस क्वेश्चन में ना मुझे 15 मिनट लगे, तो मुझे ना थोड़ा टाइम कम करना है। क्योंकि बीपीएससी में जब आप एग्जाम देते हो ना, तो टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस 2 जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ 70 पेज की कॉपी मिलती है, 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो वहां पे आप 65 पेज, 66 पेज अगर आप लिखते हो, तो ये एक फैक्टर तभी काम कर पाएगा आपके उसमें, जब क्या करेंगे, लिखने पर ध्यान देंगे आप। अचानक से मैंने देखा, जैसे बहुत सारे लोग प्री में, मतलब मेंस के एग्जाम में मैं देखता था, जैसे मेरे अगल बगल में लोग बैठे हुए चुपचाप, क्योंकि ना उनको
वो जो है ना अब हार मान चुके हैं कि वो इतना लिख ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर जाते हैं वहां पे, मेन प्री पास करने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो आप ना अपने लिखने की हैबिट ना छोड़े, कोशिश करें। अगर 17वीं बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो अब तो प्री आ ही गया है, तो आप मेंस के लिए कम से कम ये करें कि 3 महीना खूब लिखें। डेली का दो हम्म, तीन टॉपिक पूरा ले, पॉलिटी से ले, हिस्ट्री से ले, इससे ले, और पूरा टॉपिक कंप्लीट करे, लिख के कंप्लीट करे। मतलब हम्म, नोट्स प्रॉपर, नोट्स मेकिंग सिर्फ आपको उसमें हेल्प नहीं करता है, एक तरीके से आपको हेल्प करता है चीजों में। जैसे कि दूसरी बात, आपकी अशुद्धियां दूर होती है भाषा की, आपको जो है हम्म, अच्छे वर्ड्स मिलते हैं लिखने के लिए, तो आपकी राइटिंग प्रभावशाली प्रभावशाली होती है। 1 महीना पहले आपने जैसा लिखा होता है, आज आप जैसा लिखेंगे आप खुद ही कहेंगे ये मैंने ही लिखा था क्या। तो आपको जो है बहुत चेंज देखने को मिलेगा खुद में जब आप लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उज्जवल जी आपने। एक चीज और, बीपीएससी की तैयारी एक लंबा समय मांगती है। आपने अपने आप को इस तैयारी के दौरान कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि मैंने देखा यूपीएससी में बच्चे टूट जाते हैं। बिहार में भी बच्चे जो है लंबे समय तक तैयारी करते हुए बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब खैर यूपीएससी में एक एथिक्स का टॉपिक है जो कहता है कि भाई हमें सेल्फ मोटिवेट होना है, लेकिन बिहार पीसीएस की तैयारी के दौरान आपने इस लंबे समय में, क्योंकि आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा इस लंबे समय में? जरा बताएं कि बच्चे भी, मार्गदर्शन मिले बच्चों को कि वो भी जर्नी में एक आत्मविश्वास के साथ लगे रहें, डीमोटिवेट कभी ना हो। जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है ना डीमोटिवेटेड होना और लो फील करना, एक जो है ना रियलिटी है जिंदगी की, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके अंदर हो रहा है और दूसरों के अंदर नहीं हो रहा है, ये सबके अंदर होता है। और अगर आप पढ़ेंगे तो लो फील करेंगे, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज होगी, जो नहीं पढ़ेगा उसके अंदर फील नहीं होगा ये। तो पहली बात तो आप ठीक डायरेक्शन में, आपको अगर टेंशन होती है एग्जाम की तो आप पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो है ना इसको निगेटिविटी के तौर पे ना ले। सबसे पहली बात ये एक अच्छी बात है, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जो है ना आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा इन द सेंस, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा ना कि आप अपने दोस्तों से मिले जाके, उनके साथ बात करें। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी टेंशन ही भुला देंगे कि आपकी कौन सी टेंशन थी। उनके साथ बात करें। बहुत लोग बचते हैं दोस्तों से कि हमें दोस्तों के साथ रिलेशंस नहीं रखने चाहिए या कुछ, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। 1 घंटे 1.5 घंटे से या फिर आधे घंटे से कोई पढ़ाई खराब नहीं होने वाली है, और ना उसका ऐसा कोई फैक्ट आ जाएगा जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई अच्छा दोस्त आपके साथ ना आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भी रह जाएगा ना, या बात कर लेगा, तो आपको हो सकता है अगले 3 महीने के लिए मोटिवेशन मिल जाए, सारी टेंशन खत्म हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी के समय। दूसरा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद से। जब आपने शुरुआत की है, ये फील्ड चुना है, तो किसी न किसी वजह से चुना होगा, तो वो वजह आप याद रखें, अपने मम्मी पापा को याद रखें। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, ठीक है, कि मैं इसी साल रिजल्ट निकाल लूंगा या कुछ। लेकिन हाँ, अपने आप से जो है ये रहना है कि मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा रोज, जैसे जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, ताकि जो है एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर आप की लड़ाई खुद से है, तो फिर जो है ना आपको दूसरों से कॉम्पिटिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको खुद से वो लड़ाई रखनी है, अंदर रखनी है, और डीमोटिवेटेड बिल्कुल फील नहीं करना। एग्जाम टाइम में सबकी तबीयत खराब होती है, सबको लो फील होता है, सबको बहुत कुछ होता है। मुझे तो 67 के मेन से जस्ट पहले डेंगू हो गया था, तो मैंने वो एग्जाम ही डेंगू में लिखा था। तो ठीक है, मतलब इसका अगर हम वो करते कि ये हो गया तो अब एग्जाम छोड़ दे, बट मैंने अपने आप को ना एग्जाम हॉल में, जब मैं GS2 का पेपर, GS1 और GS2 एक ही दिन हुआ था, तो GS1 के बाद तो मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं अब लिख नहीं पाऊंगा। तो GS2 के टाइम पे मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मतलब ये लास्ट ही तो एग्जाम है, इसके बाद तो अब 2 दिन बाद वो है, तो मैं अपना ना पूरा बेस्ट एफर्ट दूं, कोशिश करूं कि मैं जो अपना बेस्ट दूं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया उसमें, फिर भी कोशिश करी कि मैं जितना लिख सकता हूं मैं लिखूं। तो अगर आप जो है खुद से अगर हिम्मत रखते हैं, अगर आप जो है करेंगे, तो जरूरी नहीं आपकी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत डाउनफॉल आते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं भी करेगा, और लगेगा कि नहीं अब हो गया, कोई दूसरा फील्ड ट्राई करेगा नहीं, अपना प्लान भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत लोग एकेडमिक्स में प्लान भी तैयार करते हैं कि लोग साइड में पढ़ते भी रहते हैं, तो कुछ लोग जो है अलग ऑप्शंस देखते हैं, कुछ बिजनेस का देखते हैं। तो
आप प्लान भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आप जिस फील्ड में जब तक अब वहां पे है तब तक अपना बेस्ट है। जिस दिन आप हम्म। उसको छोड़ेंगे तो अलग बात चलिए बहुत बढ़िया उज्जवल जी। अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कोई 3 मिथ बताइए जो बीपीएससी के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं रहता है कि वो लगे रहते हैं वैसा करना नहीं, कोई 3 मिथ जो बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही बच्चों को रोक के रखता है, और कैसे बच्चों को उन 3 चीजों से दूर रहना है। है। पहली बात, ये तो लोग बोलते हैं कि आप जो को आपको जो है बहुत ज्यादा पढ़ने की, मतलब 20-20 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अ, मैंने किसी टीचर को भी पहले कहते हुए सुना था, मतलब बहुत पहले, जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किसी सेमिनार में गया, तो नहीं, उन्होंने अच्छी बात बताई थी उसमें एक, कि इंग्लिश मीडियम वाले क्यों सेलेक्ट होते हैं पता है? हिंदी, मतलब हिंदी मीडियम का था वो। तो अरे वो 8 घंटे पढ़ते हैं, घूमते भी है, मतलब वो खाते पीते रहते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते। हिंदी मीडियम वाले ना उसको अपना वो की जिंदगी बना लेते हैं कि नहीं, सही। ये एग्जाम ही मेरी लाइफ है। नहीं, उसके अलावा भी आपको सोचना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, 69 बीपीएससी के बारे में बता रहा हूँ। मैंने उससे जब 69 बीपीएससी होने वाला था, उससे 3-4 मतलब दिन ही पहले एक मूवी आई थी, ओपेनहाइमर। तो हम्म। मुझे मूवी देखने का थोड़ा शौक रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना आधे आधे घंटे करके 4-5 पार्ट में निपटा देंगे। ठीक है। हम्म। तो मैंने बीच में, पढ़ाई के बीच में, जैसे 2-3 घंटे पढ़ाई हो गई, तो मैंने आधे घंटे खाने के साथ या कैसे भी करके वो मूवी निपटाई। और जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सवाल आया, और उस मतलब उसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियर वाला, तो मुझे लगा अरे यार, मूवी देखने का भी फायदा हो गया, कि मतलब हम्म। मूवी देख के मेरा एक क्वेश्चन बन गया। तो सही। मतलब आप नहीं जानते कि आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, लेकिन जो आपकी जो चीज आपका स्ट्रेस दूर करती है ना, जो आपको मोटिवेशन देती है। मैंने मेरा रहता था कि नहीं, अगर मैं 3 घंटे पढ़ूंगा ना, तो आधे घंटे ना मैं जैसे सोशल मीडिया यूज करूंगा या फिर फोन यूज करूंगा, या ये करूंगा, अपने आप को मोटिवेशन देते रहता था मैं। तो अगर आपके पास कुछ मोटिवेशन है, ठीक है, आप तरह तरह के मोटिवेशन दे सकते हैं खुद को, तो बहुत अच्छा है ये। मतलब आपको पूरी तरह से किसी भी चीज पे दूरी, जो भी लोग मेरे नजदीक रहे वो जानते हैं कि मैं किसी भी बहुत लोग बोलते हैं मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, मैं किसी भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रहा हूँ। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया उसको, लेकिन हाँ, मैं रहा हूँ उसके साथ भी। तो आप एक अच्छी लाइफ, हाँ, लेकिन ये है कि आप जो है उस पर व्यर्थ समय बर्बाद ना करें, कि जैसे आप पूरे दिन जो है कुछ कर रहे हैं। तो अब बेटर होगा कि आप जो है अच्छे दोस्त बनाए, सबसे जरूरी ये होता है कि अच्छे सही दोस्त है, बात। वो पढ़ने वाले भी अगर हो तो बहुत सही है। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट जो है वो रैंक 20 है इस साल का। तो हम दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। इसके अलावा जो है एक और फ्रेंड सर्कल में था, वो पिछली 68 बीपीएससी में डीवाईएसपी रैंक 33 है, श्रवण। हम्म। हम्म। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक अच्छा सर्कल अगर आपका है, तो आप जो है काफी बेटर कर सकते हो। आप स्ट्रेस तो दूर करते ही हैं, और साथ में जो एक दूसरे को अच्छी गाइडेंस, हम सब लोग रहते थे तो सब कुछ कॉपीज भेजते थे, क्वेश्चन की थोड़ा चेक करके बताओ कैसा लिखा है, एसेज भेजते थे। तो एक सर्कल रहता है, तो आपके अंदर जो है ना काफी सारा जो है तरह तरह के पर्सपेक्टिव्स भी पता चलते हैं। हम्म। नहीं नहीं, सही कहा। तो उज्जवल जी ने बताया कि देखो भाई, पहले तो 18-20 घंटे पढ़ने वाली आदत छोड़ दो। ठीक है, ये एक मिथ है आपके लिए। दूसरा इन्होंने बताया कि देखो भाई, जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से फ्रेंड से कट जाएं, ये भी मिथ है, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। एक और चीज कोई उज्जवल जी बताया जो बच्चों को लगता है कि मिथ है, मतलब एक बच्चे फॉलो करते हैं लेकिन एक मिथ है, आपके हिसाब से एक और तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज है कि दिल्ली में रहना जो है कि दिल्ली में रह के ही तैयारी की जा सकती है, वो भी ऑफलाइन मीडियम से ही। ये एक बहुत हम्म। बड़ा मिथ है। मैं भी दिल्ली में यद्यपि रहा हूँ, लेकिन मैं वजीराबाद साइड रहता था, वहां से जो है काफी डिस्टेंस था। तो मैं अकेले बिल्कुल गांव वाला फीलिंग के साथ रहता था वहां पे, मतलब हाँ, ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है। तो मैंने मतलब दिल्ली इसलिए मैं गया क्योंकि दो उसके फैक्टर थे। एक तो कि मैं शुरू से दिल्ली में रह रहा था, लेकिन अगर हम्म। आप दिल्ली में नहीं रहते हो ना, आप घर पे भी रहते हो, तो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। आपके पास जो है ना, ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम अब हो चुका है कि वो जो है ना, हर जो बैरियर्स थे पहले वो टूट चुके हैं। अब जो है ना, आपको कोई वैसा नहीं है। अब जो मिथ फैला रहे हैं कि आपको दिल्ली आके कोचिंग करनी पड़ेगी, वो जो है एक मिथ है। कोशिश करिए कि आप जो है, आपके लिए क्या बेटर, अगर आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके बेंच पे बैठ के ही मेरा होगा, तो आप जरूर करें।
लेकिन सबके फैक्टर्स अलग, बहुत लोग हाउस वाइफ से, जैसे अभी हमारे इधर सीतामढ़ी से एक आरओ है, ज्योत्सना प्रिया जी, उस शादी के 17 साल बाद उनका रिजल्ट हुआ है। तो दैट्स ओके। वेरी मोटिवेटिंग। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल खड़ा किया है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो हम्म। एक जो है उनसे मैं कल ही मिला था, तो मुझे मोटिवेशन लगा काफी कि नहीं, इतने साल बाद भी कितना है ये राइट। एफर्ट है। नहीं सही उज्जवल जी, आपने काफी समय दिया उत्कर्ष परिवार के बच्चों के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत कुछ आपने बताया और मुझे लगता है कि बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको उज्जवल जी बधाई हो। ठीक है, रैंक 1 प्राप्त करने के लिए, और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि यूपीएससी में आपकी रैंक आए, और मैं ऐसे ही आपका अगला इंटरव्यू जो है यूपीएससी के लिए जरूर लूं। जी उत्कर्ष और धन्यवाद सर। जी। जी।